Good morning, students. I am Jaydeep Kumar from KBCRPM Mukama Ghat. Let's continue our next topic. What is statistics? Okay, students. In previous video, we have discussed about basic terminology of economics. Okay, स्टूडेंट्स हमने कुछ प्रीवियस वीडियो में कुछ बेसिक टर्म्स बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स को डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये ऐसे टर्म्स हैं, दीज आर द कॉन्सेप्ट विच आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन आवर डिस्कशन। मीन्स वो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट थे, कुछ ऐसे टर्म्स थी जिनको हम अपने डिस्कशन में बार बार यूज़ करेंगे, फ्रिक्वेंटली यूज़ करेंगे। ओके, जिसमें मैंने आपको कंज्यूमर बताया था। वो हु इज़ कंज्यूमर? अ पर्सन हु बाय और परचेज गुड्स और सर्विसेज। उसके बाद मैंने आपको कंजम्पशन बताया था। व्हाट इज़ कंजम्पशन? मैंने आपको बताया था यूज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फाइंग देयर नीड्स एंड वांट्स। यानी हम अपनी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए जब गुड्स और सर्विसेज का यूज़ करते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कंजम्पशन कहते हैं। ओके, इसके बाद मैंने आपसे डिस्कशन किया था हु इज़ द प्रोड्यूसर। आपको बताया अ पर्सन हु प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी ऐसा पर्सन जो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है, प्रोवाइड कराता है, वो पर्सन क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? प्रोड्यूसर कहलाता है। ओके, एंड लास्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट प्रोडक्शन। व्हाट इज प्रोडक्शन? प्रोडक्शन क्या बताया था इसके बारे में मैंने आपको? स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो बना के देता हूँ, प्रोवाइड करता हूँ, इसलिए मैं बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस पूछता रहता हूँ। क्योंकि हम फेस टू फेस इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, फिर भी मैं क्वेश्चन पूछता रहता हूँ। और जब भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ स्टूडेंट, तो आपके माइंड में एक आंसर की कोई ना कोई एक इमेज बननी चाहिए। और उस क्वेश्चन का जब मैं आंसर करता हूँ तो आप मैच करिए, क्या जो इमेज आपके माइंड में बनी थी, प्रिपेयर हुई थी, क्या वही इमेज मेरे आंसर से मैच कर रही है क्या? ठीक है, जब भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उसका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए और उसे मैच कीजिए, क्या ये इमेज जो है ठीक वैसी ही है जैसा कि मेरा आंसर है। ओके, बाकी इन वीडियोस को जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, इन वीडियोस के फेस टू फेस इंटरेक्शन के लिए हम लोग लाइव क्लास कंडक्ट करेंगे। वहाँ पर भी इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछता रहूँगा। ओके, तो जब हम लोगों ने प्रोडक्शन को डिफाइन किया था, प्रोडक्शन को लर्न किया था, तो बताया था मैंने प्रोडक्शन के बारे में आपको कि व्हाट इज प्रोडक्शन? प्रोडक्शन इज द प्रोसेस इन विच यूटिलिटी क्रिएटेड इन द रॉ मटेरियल और अनयूज्ड मटेरियल with the help of factors of production. A simple creation of utility in unused, unusable or raw material with the help of factors of production. जब भी आप factors of production की हेल्प से जो अनयूजेबल मटेरियल हैं, यानी जिसमें कोई यूटिलिटी आपके लिए नहीं है, या जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल में भी कोई यूटिलिटी नहीं होती है, तो अनयूजेबल और रॉ मटेरियल में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से जब आप यूटिलिटी क्रिएट कर देते हैं, यूटिलिटी क्रिएट कर देते हैं, तो ये यूटिलिटी क्रिएशन ही क्या कहलाता है स्टूडेंट? प्रोडक्शन कहलाता है। ओके,
इसके बाद मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि all those inputs which are used or help which are used or helps in any production process is known as factors of production. For example, मैंने आपको बताया था मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट्स, रॉ मटेरियल, लेबर, लैंड, बिल्डिंग, मनी, असेट्स, ईटीसी, और भी होते हैं। फिर आपको मैंने बताया कि अकॉर्डिंग टू नेचर इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, इन इनपुट्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। कितनी? 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, बताया था मैंने। जिसमें फर्स्ट में आपको मैंने बताया लैंड होता है, सेकंड में लेबर होता है, थर्ड कैपिटल होता है, और मैंने आपको बताया इन तीनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी लैंड, लेबर और कैपिटल ये सेपरेट होते हैं। कभी कभी एक पर्सन के पास ही मोर देन 1 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो सकता है, लेकिन जनरली क्या है, सब इंडिविजुअल होते हैं, सेपरेट होते हैं। और कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अपने आप से कोई प्रोडक्शन नहीं करता। इनको एक पर्सन किसी एक स्पेसिफिक प्लेस पर असेंबल करता है, यानी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में इंगेज करता है, इनको हायर करता है, और ऐसा पर्सन जो इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, ये जो 3 मैंने अभी आपको बताए, इन तीनों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हायर करता है या प्रोडक्शन एक्टिविटी में इंगेज करता है या एक प्लेस पर असेंबल करता है, स्टूडेंट्स मैंने बताया उसको हम एंटरप्राइजेज कहते हैं या फिर एंटरप्रेन्योर कहते हैं। बताया था कल मैंने आपको। तो आई होप आपने ये वीडियो देख लिया होगा और लर्न भी किया होगा। और किसी भी स्टूडेंट्स ने मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप पर या गूगल क्लासरूम पर कहीं भी कोई क्वेरी नहीं की है। एक स्टूडेंट्स ने क्वेरी की थी तो उससे मैंने उसका रिप्लाई दे दिया, बाकी किसी ने कोई क्वेरी नहीं की। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि प्रीवियस वीडियो में आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है। ओके, अब स्टूडेंट्स हम अपने करेंट डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, करंट वीडियो में हम जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं वो है व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्या है? ओके, तो स्टूडेंट्स आप क्लास 8, 9, 10 इनमें मैथमेटिक्स पढ़े होंगे। मैथमेटिक्स में आपको स्टैटिस्टिक्स के कुछ टूल्स, कुछ मेथड्स टीच किए गए होंगे, जैसे मीन, मीडियन, मोड एटसेट्रा। ओके, इस तरह के कुछ टूल्स आपको बताए गए होंगे, स्टैटिस्टिक्स टूल बताए गए होंगे, लेकिन वो स्टैटिस्टिक्स टूल्स आपको स्टैटिस्टिक्स के फॉर्म में या एज ए स्टैटिस्टिक्स चैप्टर के फॉर्म में नहीं डिस्कस किए गए होंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स स्टैटिस्टिक्स जो वर्ड है, स्टैटिस्टिक्स वर्ड को 2 टाइप से, 2 सेंस में, 2 सेंस में इसको आइडेंटिफाई किया जाता है या डिफाइन किया जाता है। ओके, यहाँ देखिए लिखा है द वर्ड स्टैटिस्टिक्स यूज इन 2 डिफरेंट सेंसेस, प्लूरल सेंस एंड
सिंगुलर सेंस। यानी जो स्टैटिस्टिक्स वर्ड है, अगर हम इस स्टैटिस्टिक्स वर्ड को डिफाइन करने की कोशिश करें, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, तो आपको स्टैटिस्टिक्स क्या है, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, इस आंसर व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, इस क्वेश्चन के आंसर में आपको जो ऑप्शन मिलेंगे, दो ऑप्शन मिलेंगे। एक ऑप्शन स्टैटिस्टिक्स को सिंगुलर सेंस में डिफाइन कर रहा होगा, एंड सेकंड जो ऑप्शन होगा वो स्टैटिस्टिक्स को प्लूरल सेंस में डिफाइन कर रहा होगा। ओके, तो स्टैटिस्टिक्स का प्लूरल सेंस क्या है स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिक्स का सिंगुलर सेंस क्या है, हम इन दोनों को सेपरेटली डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू प्लूरल सेंस, यानी प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्या होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन द प्लूरल सेंस। तो स्टूडेंट्स, जनरली आपने देखा होगा, कभी आप सोशल साइंस की बुक्स को 10th में ओपन किए होंगे, स्पेशली इकोनॉमिक्स की बुक आप जब ओपन किए होंगे, तो वहाँ पर बहुत सारी आपको टेबल्स बनी रहती हैं इस तरह से। मान लीजिए यहाँ दे देंगे आपको ईयर, ठीक है, सेकंड कॉलम में आपको दे देंगे मान लीजिए पॉपुलेशन, ठीक है, यहाँ थर्ड कॉलम में आपको दे देंगे ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, और यहाँ लिख देंगे 2001, ठीक है, पॉपुलेशन 2001, मान लीजिए 100.4 करोड़, ठीक है, ग्रोथ रेट 80%, 2011 में 1 करोड़, ग्रोथ रेट 85%। इस तरह से बहुत सारी आपको टेबल्स दी रहती हैं। और ये टेबल्स क्या है, ये आपको जो टेबल्स दी रहती हैं आपके बुक्स में, ये किसी ना किसी इवेंट के, किसी ना किसी फेनोमिना के, या फिर किसी ना किसी इशू की आपको न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन क्या करती हैं, न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती। जैसे मैंने ये एक शॉर्ट टेबल जो अभी आपको बनाया, ये आपको किस तरह की इन्फॉर्मेशन दे रही है, न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन। व्हाट अबाउट टू पॉपुलेशन। समझ गए? जब भी कोई न्यूमेरिकल टेबल दी रहती है आपको, मान लीजिए आप मैथ्स की बात करते हैं, ठीक है, तो मैथ्स में आपको एक क्वेश्चन दिया रहता है, क्वेश्चन में आपको कुछ कंडीशन दी रहती हैं, कुछ कंडीशंस दी रहती हैं, जो कि न्यूमेरिकल किसी भी फेनोमेना की न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराती हैं। और उस न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर आप मैथमेटिकल फार्मूला के बेसिस पर एक नई न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करते हैं। यही प्रोसेस रहता है ना मैथमेटिकल क्वेश्चंस का। ठीक है, तो जितनी भी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन होती है स्टूडेंट, जितनी भी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन किसी भी फेनोमेना के बारे में, इस न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को हम शॉर्ट में क्या कह देते हैं, डेटा कह देते हैं। डेटा आपने सुना होगा, कैलकुलेट दिस
बाय गिवन डेटा, यानी जो डेटा गिवन है उस डेटा की हेल्प से आप एक्स वैल्यू को कैलकुलेट कीजिए, आप वाई वैल्यू को कैलकुलेट कीजिए। तो डेटा मीन्स जनरली क्या होता है स्टूडेंट? न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन अबाउट एनी पर्टिकुलर वेरिएबल, पर्टिकुलर फेनोमेना। किसी भी पर्टिकुलर फेनोमेना की जो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन आपको दी रहती है उसे हम डेटा कहते हैं, ठीक है। और इस न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन या डेटा को ही स्टूडेंट्स प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। इस न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन जो ऑलरेडी किसी ने सिस्टमेटिकली कलेक्ट करके रखी हुई है, सिस्टमेटिकल प्रोवाइड की हुई है, उस सिस्टमेटिकल न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को या उस सिस्टमेटिकल डेटा को ही स्टूडेंट प्लूरल सेंस में क्या कहा जाता है? स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। क्लियर? देखिए ये लिखा भी है, इन द प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स रिफर्स टू न्यूमेरिकल फैक्ट्स विच सिस्टमेटिकली कलेक्टेड। यानी आपको कहीं पर भी सिस्टमेटिकली कलेक्टेड न्यूमेरिकल फैक्ट या न्यूमेरिकल डेटा दिख जाता है तो हम उसे क्या कहेंगे? उसे स्टैटिस्टिक्स कहेंगे। लेकिन ध्यान रखना स्टूडेंट, इस सिस्टमेटिकल डाटा को स्टैटिस्टिक्स प्लूरल सेंस में कहा जाता है, नॉट इन सिंगुलर सेंस। क्लियर? तो वही लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, इन द प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स रिफर्स टू न्यूमेरिकल फैक्ट विच सिस्टमेटिकली कलेक्टेड, thus the simple meaning of statistics in plural sense is डेटा। ब्रैकेट में देखिए यहाँ लिखा हुआ है मैंने, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, यानी सिंपल मीनिंग इन स्टैटिक्स इन प्लूरल सेंस इज डेटा। जो भी डेटा आपको दिख जाए, चाहे वो टेबल की फॉर्म में हो चाहे लैंग्वेज की फॉर्म में हो, वो सारा का सारा डेटा प्लूरल सेंस में क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? स्टैटिस्टिक्स कहलाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट्स देखिए मैंने एक न्यूमेरिकल टेबल यहाँ पर बनाई हुई है। क्या है? क्लास वाइज डेटा ऑफ स्टूडेंट्स। क्लास वाइज यानी ये किसी स्कूल का, किसी विद्यालय का जो क्लास वाइज स्ट्रेंथ है फ्रॉम क्लास 1 टू 8th, उसका ये डेटा गिवन है, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन गिवन है। इसमें देखिए क्लास 1 गर्ल्स कितनी है? 14, बॉयज कितने हैं? 16। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ क्लास 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 30। ऐसे ही क्लास 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th एंड 8 सबका गर्ल्स की स्ट्रेंथ अलग दी है, बॉयज की स्ट्रेंथ अलग दी है और टोटल स्ट्रेंथ ऑफ क्लास सेपरेट दी हुई है। तो ये टेबल स्टूडेंट्स अगर हम एक वर्ड में बोले तो क्या है? ये न्यूमेरिकल, ये टेबल क्या है स्टूडेंट? न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल और विद्यालय। न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है किसी भी स्कूल के जो टोटल स्टूडेंट्स हैं उनके, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन जो टेबल में दी हुई है इसे हम प्लूरल सेंस में क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? स्टैटिस्टिक्स ऑफ स्कूल स्ट्रेंथ कहेंगे। स्कूल की स्ट्रेंथ की जो स्टैटिस्टिक्स है, यहाँ देखिए स्टूडेंट्स मैंने लिखा हुआ भी है स्टैटिस्टिक्स ऑफ अ विद्यालय, स्टैटिस्टिक्स ऑफ अ विद्यालय अबाउट स्टूडेंट स्ट्रेंथ। तो इस तरह से जितनी भी, चाहे वो जरूरी नहीं है इस तरह की टेबल हो, किसी भी फॉर्म में ये न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन हो सकती है और जितनी भी ये न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट्स, इसको आप प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स ही बोलेंगे, स्टैटिक्स ही कह सकते हैं। क्लियर है? तो आई होप
मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस आपको क्लियर हो गया होगा, इस कॉन्सेप्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन या डाउट है तो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं, अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर सकते हैं, आप पर्सनली मुझे फ़ोन कर सकते हैं, या फिर जब मैं इस वीडियो के लिए लाइव क्लास कंडक्ट करूँगा तो वहाँ भी आप अपने डाउट्स और कन्फ्यूजन्स को शेयर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। ओके, अकॉर्डिंग टू सिंगुलर सेंस, यानी मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस भी इसे बोल सकते हैं। ओके, तो प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्या था? न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन और डेटा। लेकिन स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस, तो हम यहाँ पर केवल डेटा को जो सिस्टमेटिकली कलेक्ट है उस डेटा को ही स्टैटिस्टिक्स नहीं बोलते। ठीक है, सिंगुलर सेंस में हम ये सीखते हैं कि जो ये डेटा ऊपर अभी मैंने आपको दिखाया जो दिया हुआ था, ये डेटा, इस डेटा को जो किसी ने सिस्टमेटिक आपको यहां पर दिया हुआ है इस टेबल में, ठीक है, तो इस टेबल को बनाने से पहले किसी पर्सन ने इस डेटा को कलेक्ट भी किया होगा। ठीक है, जब ये डेटा कलेक्ट हुआ होगा तो ये रॉ डेटा होगा, रॉ डेटा होगा। रॉ डेटा मीन्स सिस्टमेटिक नहीं होगा। फिर जब ये अनसिस्टमेटिक डेटा कलेक्ट हो गया होगा तो जिस पर्सन ने इस डेटा को कलेक्ट किया है उसने इसे सिस्टमेटिक मैनर में प्रेजेंट किया होगा, सिस्टमेटिक मैनर में प्रेजेंट किया होगा, यानी प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा किया होगा। एक टेबल की फॉर्म में बना दिया, या लैंग्वेज की फॉर्म में बना दिया, या किसी चार्ट के फॉर्म में बना दिया, या किसी ग्राफ के फॉर्म में बना दिया, किसी ना किसी प्रॉपर मैनर में, तभी तो आप इसको ठीक से रीड कर पाएंगे। अगर ये सिस्टमेटिक नहीं होता तो हम इसे करेक्टली रीड नहीं कर पाते। तो सबसे पहले जो टेबल आपको दिख रही है इसका डेटा कलेक्ट किया गया होगा, फिर इसको टेबल की फॉर्म में बनाया होगा, जिसे हम प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कहते हैं। ठीक है, यानी सबसे पहले डेटा कलेक्शन, देन डेटा प्रेजेंटेशन, यानी टेबल की फॉर्म में बनाया गया होगा। फिर इसके बाद अब इस टेबल को जो आपके सामने प्रेजेंट हो गई है, ठीक है, इससे आप कुछ भी एनालाइज कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। एनालिसिस मीन्स आप इस टेबल को देख के क्लियर कर सकते हैं कि इस विद्यालय में जो विद्यालय का डेटा दिया है, हाउ मैनी गर्ल्स, हाउ मैनी बॉयज, हाउ मैनी टोटल स्ट्रेंथ ऑफ विद्यालय, इस तरह से कोई भी एनालिसिस दे सकते हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए आपको इसी विद्यालय में एंट्री दे दी जाए, और एंट्री देने के बाद क्या आप इस विद्यालय की सभी क्लासेस को देखकर ये एनालाइज कर सकते हैं कि हाउ मैनी गर्ल्स इन द विद्यालय, हाउ मैनी बॉयज इन द विद्यालय, या व्हाट इज टोटल स्ट्रेंथ ऑफ विद्यालय? कोई एनालाइज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उस समय जो स्टूडेंट्स आपको विद्यालय में दिख रहे होंगे वो सिस्टमेटिक नहीं होंगे। जिस तरह से इस टेबल को बिल्कुल सिस्टमेटिक प्रेजेंट किया गया है इस विद्यालय में या स्कूल में, वो सारे के सारे स्टूडेंट्स इस तरह से सिस्टमेटिक प्रेजेंट नहीं होंगे, इसलिए कोई भी एनालिसिस नहीं की जा सकती।
तो सबसे पहले डेटा कलेक्शन करना होता है, उसके बाद डेटा को एक प्रॉपर मैनर में प्रेजेंट करना होता है, और जब डाटा प्रॉपर मैनर में प्रेजेंट हो जाता है स्टूडेंट, तो उसके बाद हम उस डेटा की हेल्प से कुछ भी एनालिसिस कर सकते हैं। और जब हम एनालिसिस कर लेते हैं स्टूडेंट, तो हम एनालिसिस करने के बाद क्या करते हैं कि कोई ना कोई कंक्लूजन इंटरप्रेट कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा कर सकते हैं। समझ गए? हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि टोटल स्ट्रेंथ में बॉयज के नंबर्स ज़्यादा हैं या गर्ल्स के नंबर ज़्यादा हैं, किस क्लास में स्ट्रेंथ कितनी है, ये हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए जो डेटा आपको टेबल में मिला था, वो टेबल सीधे ऐसे इंफॉर्मेशन पास नहीं किया गया, बल्कि उस डेटा को इंटरप्रेट पहले कलेक्ट किया गया, फिर उसे टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट किया गया। उसके बाद ही हम कोई एनालिसिस दे पाएंगे या इंटरप्रिटेशन दे पाएंगे। जब हम स्टैटिस्टिक्स में ये सीखने लगते हैं कि हाउ टू कलेक्ट डेटा या हाउ टू डू प्रेजेंट डेटा या हाउ टू एनालिसिस ऑफ डेटा, हाउ टू इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, जब ये प्रोसेस, ये मेथड सीखने लगते हैं स्टूडेंट्स, तो इसी को सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। यानी सिंगुलर सेंस में हम स्टैटिस्टिक्स में ये स्टडी करते हैं हाउ टू डील डेटा विद द यूज ऑफ वेरियस मेथड्स। ये क्या हैं? ये मेथड्स ऑफ डीलिंग टू डेटा हैं। डेटा को कैसे डील किया जाए, ये सारे के सारे डेटा को, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को डील करने के मेथड्स हैं। कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। और जब आप स्टैटिस्टिक्स में ये स्टडी करने लगते हैं कि हाउ टू डील न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, यानी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन मीन्स डेटा, हाउ टू डील न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन with the help of various methods like collection of data, presentation of data, analysis of data and interpret of data या interpretation of data। तो इस स्टडी को सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। क्लियर है? और देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ यही लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू singular sense, according to singular sense, according to singular sense, statistics refers to methods of dealing with numerical information। singular sense में statistics किसे रिफर करती है? methods of dealing with numerical information, यानी numerical information को डील करने के methods को रिफर्स करती है। Thus, statistics is the studies of how to collect data, how to present and analysis or interpret of numerical information of data। यानी सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स उन मेथड्स को डील करती है जिससे न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को डील किया जाता है। मीन्स स्टैटिस्टिक्स इज द स्टडीज how to collect, present, analyze and interpret of numerical information or data। Clear? Plural sense में statistics refers to numerical information or data, and singular sense में statistics refers to methods of dealing to numerical information, or statistics is the study
हाउ टू कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस and interpretation of data. It is a singular sense definition. क्लियर है? आई थिंक अब आपको सिंगुलर सेंस में मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्लूरल सेंस में मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ओके, अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स का रिलेशन क्या है। इकोनॉमिक्स पढ़ते समय हम स्टैटिस्टिक्स को क्यों रीड करें, क्यों लर्न करें? व्हाट इज द यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स? तो स्टूडेंट्स जब हम लोग मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स डिस्कस कर रहे थे तो हमने वहां पर लर्न किया था कि इकोनॉमिक्स डील्स विद हाउ टू सॉल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को डील करता है। यानी जितनी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम किसी भी इकोनॉमी में होती हैं उन प्रॉब्लम्स को स्टडी करता है, उन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। जैसे हमने सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी डिस्कस किया था जिसमें 3 बेसिक कॉलम थे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड whom to produce। तो मैंने आपसे बोला था ये 3 क्वेश्चंस हमारे सामने इरेज होते हैं या इकोनॉमिस्ट के सामने इरेज होते हैं, इनका आंसर कौन करता है? इकोनॉमिक्स करता है। मान लीजिए इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, ठीक है? तो इकोनॉमिक्स क्या करेगा? सबसे पहले ये स्टडी करेगा कि व्हाट इज द कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कॉज क्या है, और उसके बाद इसका सॉल्यूशन देगा, यानी मेजर्स टू करेक्ट अनएम्प्लॉयमेंट। स्टडी करेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट है क्यों, और उसके बाद सजेशंस देगा कि इस अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, कैसे इससे सॉर्ट आउट किया जा सकता है। लेकिन आप जानते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम के कॉज को जानने के लिए, उसके सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। जैसे मान लीजिए आपको मैथमेटिक्स में किसी क्वेश्चन का आंसर निकालना है और उसकी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी जाए तो क्या केवल फार्मूला के बेस से आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं, पॉसिबल नहीं है। कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए ही होगी। जब तक प्रॉब्लम नहीं होगी तब तक उसका सॉल्यूशन नहीं होगा, और प्रॉब्लम होने के लिए कोई ना कोई न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन, क्वालिटेटिव हो चाहे क्वांटिटेटिव हो, आपको न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन की जरूरत होगी। ऐसे ही इकोनॉमी में नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स होती हैं स्टूडेंट्स, चाहे वो प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो, चाहे प्रॉब्लम ऑफ लो प्रोडक्शन हो, चाहे प्रॉब्लम ऑफ लो स्किल्स ऑफ पीपल हो, या प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी हो, प्रॉब्लम ऑफ हेल्थ हो, प्रॉब्लम ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, प्रॉब्लम ऑफ ड्रिंकिंग वाटर हो, कोई सी भी प्रॉब्लम हो स्टूडेंट्स, उस प्रॉब्लम को स्टडी करने के लिए आपको न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होगी, डेटा की ज़रूरत होगी। और डेटा कलेक्ट किया हुआ भी मिल सकता है, और कभी कभी आपको डेटा खुद से कलेक्शन भी करना होता है। और जब डेटा को आप कलेक्ट करेंगे तो स्टूडेंट इसे प्रेजेंट भी करना होगा, क्योंकि जो डेटा आप कलेक्ट करेंगे जब तक आप उसे सिस्टमेटिक
प्रेजेंट नहीं करेंगे स्टूडेंट, आप कोई भी एनालिसिस नहीं कर सकते। तो कलेक्शन हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, और उसके बाद आपको डेटा को एनालाइज करना होगा, और एनालाइज करने के बाद ही आप कोई इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं। इंटरप्रिटेशन मीन्स व्हाट इज द कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी अनएम्प्लॉयमेंट का कॉज क्या है। और जब इंटरप्रिटेशन आपको मिल जाएगा कॉज क्या है, तो उसके बाद आप इस न्यूमेरिकल डाटा की हेल्प से ये सजेस्ट कर सकते हैं कि इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। यानी स्टूडेंट्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम को अंडरस्टैंडिंग के लिए, उनको एनालाइज करने के लिए आपको न्यूमेरिकल फैक्ट्स की ज़रूरत होगी, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन की नीड होती है। और इन न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को आपको कभी कलेक्ट किए हुए भी मिल सकते हैं और आपको कलेक्ट करने भी होते हैं। इसीलिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की स्टडीज़ करने के लिए, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी करने के लिए और उनके सॉल्यूशन देने के लिए आपको स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस यानी मेथड्स टू डीलिंग न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन आना चाहिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। इसीलिए इस इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स का यूज़ इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और देखिए स्टूडेंट्स, यही मैंने यहाँ पर लिखा भी है, एज वी नो या एज वी डिस्कस, हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, दैट इकोनॉमिक्स स्टडीज टू बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी यानी हमारी कंट्री की जो बेसिक प्रॉब्लम है उन्हें स्टडी करता है। दीज स्टडीज रिक्वायर मोर इकोनॉमिक फैक्ट्स, और इन इकोनॉमिक स्टडीज़ के लिए, इन इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करने के लिए मोर इकोनॉमिक फैक्ट यानी इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन इन द टर्म्स ऑफ नंबर्स, यानी न्यूमेरिकल के फॉर्म में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी एनालाइज द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और लो प्रोडक्शन और लो स्केल ऑफ पीपल etc, जब भी आप इन प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं तो न्यूमेरिकल की फॉर्म में आपको उस प्रॉब्लम से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन की नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है। ओके, व्हाट पर्पस डज एनालाइज द ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। हम जो मान यहाँ पर मैंने एक अनएम्प्लॉयमेंट टर्म यहाँ से ले लिया स्टूडेंट, हम यहाँ पर इकोनॉमिक, यहाँ जो लिखा है प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इसी को यहाँ पर मैंने ले लिया। हम यहाँ पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी लिख सकते थे, ठीक है। व्हाट पर्पज डज एनालाइज अनएम्प्लॉयमेंट सर्व अनलेस वी आर एबल टू फाइंड वेज टू मिटिगेट इट, देयरफॉर वी आल्सो ट्राई टू फाइंड दोज मेजर्स दैट हेल्प सॉल्व द प्रॉब्लम। हम केवल जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है उसी को स्टडी नहीं करेंगे, हम क्या करते हैं, हम उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए मेजर्स को भी फाइंड आउट करते हैं, उन सभी सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं जिससे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। और ये जो मेजर्स हैं, जो हम मेजर्स या जो हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स में, इन सॉल्यूशंस को या इन मेजर्स को पॉलिसीज कहा जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं इन मेजर्स को? पॉलिसीज, जैसे पॉवर्टी इरेडिकेशन पॉलिसी, अनएम्प्लॉयमेंट इरेडिकेशन पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी। जितनी भी पॉलिसीज बनती हैं इकोनॉमिक्स में वो किसी ना किसी के प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। यानी हमें बहुत सभी जितनी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनकी स्टडी करने के लिए न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन चाहिए। उस न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके, इंटरप्रिटेशन करके हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स में पॉलिसीज बनाते हैं। यानी इन पॉलिसीज को बनाने के लिए आपको स्टैटिस्टिक्स की बेटर नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को एनालाइज कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, पॉलिसीज बना सकते हैं स्टूडेंट्स। इसीलिए स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स बोथ आर इंटर कोरिलेटेड, मीन्स
स्टैटिस्टिक्स और जो इकोनॉमिक्स है दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, एक दूसरे से सहसंबंधित हैं। ओके, इसीलिए हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, एनालाइज करने के लिए इकोनॉमिक्स के साथ साथ स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज होना भी कंपलसरी है। ओके, तो आई थिंक स्टूडेंट्स आज की वीडियो में जो डिस्कशन हुआ आप उस डिस्कशन को समझ गए होंगे, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट कन्फ्यूज़न है तो आप मेरे साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए और जो मैं आपको असाइनमेंट क्लासरूम में दे रहा हूँ वहाँ पर जाके क्लास वर्क में अपना असाइनमेंट अपलोड कीजिए। लास्ट वीडियो स्टूडेंट्स जो मैंने बनाई थी बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स में, एक भी स्टूडेंट्स ने ना तो मुझे नोट्स सेंड किया है और ना ही क्लास वर्क में जाके आपने अपने नोट्स को अपलोड किया है। तो मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि मैं जो भी असाइनमेंट दे रहा हूँ आप उसके नोट्स बनाते चलिए, साथ ही साथ उन्हें गूगल क्लासरूम के क्लास वर्क ऑप्शन में जाके अपलोड करते रहिए ताकि मैं उनको प्रॉपर चेक कर सकूँ। ओके, थैंक यू।